हेलो फ्रेंड्स, कल्पाक्ष के 300 डेज हार्ट चैलेंज में आप 27 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 2727 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 28वें दिन में हैं। इस तरीके से हम लोग जो हैं वो 2701 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस 28th डे में हम लोग एक बार फिर से पॉलिटी के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए तो वन बाय वन करके हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित पर सीमाएं निर्धारित करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन। ठीक है ना, यानी कि क्या बात कर रहा है, लिमिटेशन। ठीक है, सीमाएं, लिमिटेशंस। विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों में से किसी तरह के ऊपर किसी तरीके का कोई लिमिटेशन जो है ये नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के बारे में सत्य है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से करेक्ट है। इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। ठीक है, गलत है। A legislative process has been provided to enforce these duties. Duties को enforce करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं दिया है। वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं। वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। They are correlative to the legal duties. ठीक है, यानी कि फिर से neither 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध को बताता है? ठीक है, In the context of India, which one of the following is the correct relationship between the rights and duties? Rights और ड्यूटी के बीच में करेक्ट रिलेशंस कौन सा है? अधिकार कर्तव्यों से सहसंबंधी है। ठीक है, राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज। ठीक है, अधिकार व्यक्तिगत और इसलिए सामाजिक कर्तव्य से स्वतंत्र हैं। राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ सिटीजन। राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार नहीं, कर्तव्य महत्वपूर्ण। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अधिकार कर्तव्य से सहसंबंधी है। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज गो विद हैंड इन हैंड। ठीक है, तो दोनों क्या है, कोरिलेटिव होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना निम्नलिखित में से कहां पर एक प्रावधान है? ठीक है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द। संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है वो आपकी ड्यूटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श इसमें निहित है। द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन डीपीएसपी। ठीक है, हम लोगों को पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वहां पर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। डीपीएसपी के रिगार्डिंग फिर से यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सिद्धांतों के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। ठीक है, सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं। हमको पता है The principle spell out the socio-economic democracy in the country। ठीक है, socio-economic democracy एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। करेक्ट। ठीक है, the provisions contained in this principle are not enforceable by any court। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 and 2 both are correct। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, हम लोगों को पता है ये भी कहां पर है, डीपीएसपी आर्टिकल 51। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में हम लोगों को पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी हमको पता है कि ये क्या करते हैं, ये है ना डायरेक्शन देते हैं स्टेट को पॉलिसीज बनाने के रिगार्डिंग। तो दीज आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ है ना स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा से भारतीय संविधान में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों में है, यानी कि यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करना है कौन सी ड्यूटीज वहां पर मेंशन्ड है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, करेक्ट, ठीक है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, ठीक है, इस तरीके का कोई भी जो है वो मेंशन नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल जस्टिस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जांच की भावना विकसित करना, करेक्ट है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, ये भी ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में निहित, ठीक है, एक बार फिर से जो है वो डीपीएसपी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता सुनिश्चित करना, ठीक है, हम लोगों को पता है आर्टिकल 44 सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, ठीक है। थर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, जो दिए हुए हैं डीपीएसपी, इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर किसको क्लासिफाइड करते हैं, इनको उसको हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ग्राम पंचायत यानी कि आर्टिकल 40 जो है वो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, इट इज ऑल्सो, ठीक है ना। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, तो ये भी क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है। सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत और प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ये जो है वो क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ ड्यूटीज दी हुई है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से ड्यूटी नहीं है। सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि है ना, वोटिंग करना किसी भी तरीके से जो है फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड नहीं किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए, उनको हमको देखना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, नाम ही कार्यक्रम का देख लीजिए, सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा भारत के संविधान के उपरोक्त प्रावधानों में से कौन से प्रावधान पूरे किए जाते हैं, ठीक है। With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policies. Which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by the national social assistance? ठीक है, तो social assistance की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपन लोग देखें कि social, ठीक है, यानी कि केवल थर्ड, यानी कि आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है ये करता है, ठीक है। तो 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि केवल थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि डीपीएसपी जो है वो है ना, उसको फुलफिल करने का काम ये करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, यानी कि फिर से डीपीएसपी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करना, ठीक है, नहीं हमको पता ये तो क्या है, ये तो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, ये डीपीएसपी में इंक्लूडेड नहीं है। नशीले पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग का निषेध, ठीक है, दूसरा इंक्लूडेड है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो फर्स्ट इंक्लूडेड नहीं है, सेकंड इंक्लूडेड है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। फिर से है ना, डीपीएसपी के रिगार्डिंग भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। The purpose of the inclusion of directive principle of state policies in the Indian Constitution is to establish, ठीक है, हमको पता है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है एस्टेब्लिश करना इनका मेन एम्फेसिस है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, फिर से जो है डीपीएसपी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको स्टेटमेंट है। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? Which one of the following articles of the DPSP
डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 51, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जैसे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया है, बट ये क्लासिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, व्हिच इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, ये ट्रेडिशन बेस्ड है। ठीक है, दूसरा, प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों को पता है 91st अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये लिमिटेशन डिसाइड कर दिया, इसके पहले ये लिमिटेशन नहीं था। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। ठीक है, तो 91st अमेंडमेंट के थ्रू जो ये डिसाइड किया है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो बी आपका आंसर होगा, क्योंकि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया कि एक मंत्री और एक सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने और इसे बढ़ावा देने के लिए नामित किया जाना चाहिए। गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड solely फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द प्रमोटिंग इट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इसके रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट, ठीक है, 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में रखा गया था। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को बनाया था। डिपार्टमेंट पर्सनल जो है वो क्या होता है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर आता है। ठीक है, इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज। ठीक है, तो फिर से आपका जो है वो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी? हमको पता है, ठीक है, जनजाति मामलों का मंत्रालय जो होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो होता है, ठीक है, एट द नेशनल लेवल बीच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो क्या करता है, इसके लिए नोडल एजेंसी होता है। तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एक बार फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको हमको आइडेंटिफाई करना है, इनमें कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सही, किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इनकरेक्ट है। राज्यपाल चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, गवर्नर उसकी अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर करते हैं। किसी राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, ये भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, वंस अगेन फिर से जो है वो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। भारत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, इनकरेक्ट है। हम लोगों को पता है किसमें, प्रेसिडेंट में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो किसमें, प्रेसिडेंट में होती है, वेस्टेड होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में नहीं होती। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट है। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, यानी कि फिर से दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, वंस अगेन एक बार फिर से जो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा मंत्रियों के बीच उक्त कामकाज के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 77 करेक्ट है। ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, द प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। ठीक है, आर्टिकल 77 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी, इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, हमको पता है किसके नाम से की जाती है, प्रेसिडेंट के नाम से की जाती है, ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ठीक है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम पर्यावरण और वन मंत्रालय। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। देखिए अगर इनसे तो इनमें से कोई सा भी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कैबिनेट सचिवालय का कार्य है, ठीक है ना, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के फंक्शनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम कैबिनेट सेक्रेटरीट करता है, ठीक है। कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना, करेक्ट, ठीक है। कैबिनेट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है, कैबिनेट मीटिंग जो होती है उसका एजेंडा तैयार करने का, प्रिपेयर करने का काम कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। कैबिनेट समितियों को सचिवालय सहायता प्रदान करना, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। सेक्रेटरीट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट की जो कमेटियां होती है उनको सेक्रेटरीट असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज, हमको पता है कि मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के एलोकेशन में इनका कोई रोल नहीं होता। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, संसद, इनकरेक्ट है। आर्टिकल 75(3) क्या बोलता है, लोकसभा के प्रति, हाउस ऑफ द पीपल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, इनकरेक्ट है। किसके लिए होता है, हाउस ऑफ द पीपल के लिए होता है। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द यूनियन मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। हम लोगों को पता है इंडिविजुअली जो है वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये पावर जो होती है वो किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, बट प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सरसाइज किसके थ्रू करता है, प्रेसिडेंट के थ्रू करता है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रधानमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, ठीक है, ये भी करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर शेल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, हम लोगों को पता है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में चेन की तरह से काम करते हैं, दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन के चैनल के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो सारी गवर्नेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देनी होती है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं, लेकिन 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य, ठीक है, ये इनकरेक्ट। संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर हों, लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of one of the houses within 6 months, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट के 6 मंथ के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, है ना, किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के मौजूदा सदस्य होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता कि सारे मेंबर्स कंपल्सरीली जो हैं वो क्या होंगे, केवल हाउस ऑफ द पीपल के ही मेंबर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय संसदीय मामलों के मंत्रालय के निर्देशन में काम करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय, ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। किसके, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में वो काम करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाइदर 1 करेक्ट है नॉर 2 करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ये कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 91st अमेंडमेंट,
ठीक है, 91st अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो क्या किया गया था, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करने का काम किया गया था। तो 91st अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। देख ले क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, ठीक है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18, ठीक है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय पे जो है वो मिनिस्ट्रीज 18 थी, ठीक है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अपन लोग देखते हैं 56 मिनिस्ट्रीज जो है वो है ना अभी अपने को देखने को मिलती है, तो आपका जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। वंस अगेन विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर बनाए जाते हैं, इनकरेक्ट है। द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, इनकरेक्ट है, ठीक है। बनाते हैं लेकिन वो अपने है ना डिस्क्रिप्शन से बनाते हैं, उनका प्रिविलेज है, ठीक है। इसके लिए किसी भी तरीके की एडवाइस जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की जरूरी नहीं होती। प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमको पता है सभी इंडिविजुअल मिनिस्टर जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, बट किसकी एडवाइस पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। उनको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ठीक है, वो भी डिसाइड करने का काम जो है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है, ठीक है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो काय के पीएमओ के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिपार्टमेंट, इसलिए डायरेक्टली इसको कौन देखने का काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, पीएमओ, ठीक है ना। सेकंड अपन लोग देख लेते हैं, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का विभाग है, ठीक है। तो ये भी अपने को पता है, होम मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ये प्रावधान करता है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या और उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15%। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, शायद क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या करता है, ठीक है, स्टेट और यूनियन लेवल पर जो है वो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को जो है 15% तक डिसाइड करने का काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो हमको देखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल में थे, बिल्कुल करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू वाज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। चलिए ओके, इंटरिम गवर्नमेंट में भी अपन लोग देखते हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का काम किया था। इस तरीके से देखें तो उनके टोटल 4 टर्म हो जाते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में रायबरेली के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने वर्ष 1977 में पदभार ग्रहण किया था, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन लोग देखे थे जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बनी थी, ठीक है। मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो ही वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम्ड द ऑफिस इन द ईयर 1977। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। MCA 21 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई एक प्रमुख पहल है। MCA 21 इज अ मेजर इनिशिएटिव टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना, ई गवर्नेंस, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, ई गवर्नेंस, ठीक है। MCA 21, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो है वो इसको लॉन्च किया था फॉर द प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, ई गवर्नेंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, ये क्या है, ई गवर्नेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वीपी सिंह, आर वेंकटरमण, वाईवी चौहान, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये सभी के सभी, ठीक है, ऑल ऑफ देम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। वीपी सिंह रहे हैं, वेंकटरमण, वाईवी चौहान एंड प्रणब मुखर्जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 4। ठीक है, ऑल सारे के सारे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण बोर्ड काम करता है? अंडर विच वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क? कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये काम करता है। 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, यानी कि किसको सही तरीके से मिलाया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, करेक्ट नहीं है। विभाग, राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, विभाग पेयजल आपूर्ति, जल संसाधन मंत्रालय। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी करेक्टली मैच्ड नहीं है, सारे के सारे इनकरेक्टली मैच्ड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसकी अनुमति भारत में बीटी कॉटन जैसी किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की खेती के लिए आवश्यक है, किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आती है? ठीक है, हम लोगों को पता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा गया है। The genetic engineering approval committee whose permission is required for cultivation of any genetically modified crop such as BT cotton in India is under the Union Ministry of Environment and Forest। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, हमको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो है ना कहीं उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स, कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हमको देखने को लिए मिलते हैं, इसीलिए है ना इसके लिए कंपलसरी किया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय। ठीक है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, भारी जल बोर्ड, हेवी वाटर बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, फोर्थ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ दिस इज आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? इनमें से कौन से विभाग जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो सारे के सारे 1 2 3 4 ऑल आर जो है वो क्या है ना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि फिर से कुछ यहाँ पर डिग्निटरीज दिए हुए हैं, हमको डिसाइड करना है कि जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस होता है उनमें उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देयर करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, कैबिनेट सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वरीयता क्रम में उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें जो है वो कौन आएंगे? ठीक है, सबसे पहले आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो कौन आएंगे? सेकंड नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आएंगे। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यानी कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। फर्स्ट जो हो गया वो सीजीआई हो गए, सेकंड जो है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पर लोग देखेंगे कौन होंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? थर्ड। और फोर्थ जो होंगे वो कौन होंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन आएंगे? सीजीआई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबसे पहले आएंगे सीजीआई, उसके बाद आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद फिर आएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सबसे एंड में जो आएंगे वो कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए अपन लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, ट्रांसचार्ट है। ट्रांसचार्ट इज द भूतल परिवहन मंत्रालय की चार्टरिंग शाखा।
भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित कंटेनर सेवा, समुद्री अध्ययन और अनुसंधान की प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय रेलवे की यात्री बीमा योजना। ठीक है, भूतल परिवहन मंत्रालय की चार्टरिंग शाखा। ठीक है, चार्टरिंग विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कंटेनर सर्विस एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन रेलवे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज एंड रिसर्च, पैसेंजर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भूतल परिवहन मंत्रालय की चार्टरिंग शाखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग द इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों में से ही अपने मंत्रियों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स only from among those who are members of the either house of parliament। ठीक है, हम लोगों को पता है इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसे मेंबर को भी हम चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं जो कि अभी वर्तमान में जो है दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों को चुन सकते हैं। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद, ठीक है ना, कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। ठीक है, इसके लिए काउंसलिंग करने की या उनसे किसी भी तरीके की एडवाइस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों के चयन में पूर्ण विवेकाधिकार रखते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सोल डिस्क्रिशन होता है कि कौन उनके मेंबर्स होंगे, कौन उनके साथ काम करेंगे। ठीक है ना, हैज फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्संस हु आर टू सर्व एज द मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति के पास निहित विवेकाधिकार के कारण अपने कैबिनेट सहयोगियों के चयन में केवल सीमित शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। हैज ओनली लिमिटेड पावर्स। ठीक है, अनलिमिटेड पावर्स उनके पास होती है, हमने देख लिया। डिस्क्रिशन उनके पास होता है कि किसको उनको अपॉइंट करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention। ठीक है, एज ए कन्वेंशन इसको फॉलो किया जाता है, बस इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। वित्त मंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं वित्त मंत्री जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, वो लोअर हाउस के मेंबर नहीं है। प्रधानमंत्री को निचले सदन में बहुमत खो देने पर इस्तीफा देना होगा। ठीक है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है, हमको पता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ he loses the majority in the lower house। तो ये तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। ठीक है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्लिगेशन नहीं रखी है, पर कोशिश की जाती है कि सभी जो है इंडिया के सभी रीजन जो है वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड हो। ठीक है, सभी का रिप्रेजेंटेशन वहां पर हो। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक साथ पद छोड़ने की स्थिति में संसद के निचले सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी इनकरेक्ट है। हमको पता है स्पीकर जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है, कौन करता है? सीजीआई काम करता है। इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट demitting office simultaneously before the end of their tenure, the speaker of the lower house of the parliament will officiate as the president। हमको पता है कि दोनों अगर नहीं है तो सीजीआई ऑफिशिएट करता है। ठीक है, तो आपका आंसर 43 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो निर्णय की तिथि से पहले राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट है। हम लोगों को पता है कि इनवैलिड नहीं होते हैं। उसके पहले जितने भी काम किए वो क्या होते हैं? लेजिटिमेट रहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him her in the performance of his duties, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड नहीं होते, हमको पता है वो वैलिड रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं भंग हो गई हैं और चुनाव होना बाकी है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड द इलेक्शन आर येट टू बी टेक प्लेस। ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है, इसकी बेसिस पे जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान
समय सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उन्हें अपनी सहमति व्यक्त करनी होती है। ठीक है, इसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। हमको पता है पॉकेट वीटो जो प्रेसिडेंट के पास होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके लिए कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड नहीं की कि कितनी टाइम लिमिट के भीतर वो इसको कंसिडरेशन में लेंगे। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which she has to declare his her assent। ठीक है, कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की है, इसीलिए हमने देखा है कि उसको है ना पॉकेट वीटो मिलता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ अबोव। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से है ना कितने सही हैं? ठीक है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट 4 दिए हुए दिख रहे हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है तो हम लोगों को पता है कि इसमें केवल कौन करते हैं? इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, मनोनीत सदस्य भी। ठीक है, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, हमको पता है कि नॉमिनेटेड नहीं होते, केवल कौन होते हैं? केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, हमको पता है लगभग क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी है ना सिस्टम नहीं है कि अगर ज्यादा मेंबर इलेक्टेड हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी जो वोट वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य केरल से अधिक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ठीक है, इनकरेक्ट। पुदुचेरी के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अरुणाचल प्रदेश से अधिक है क्योंकि पुदुचेरी में कुल जनसंख्या और कुल निर्वाचित सीटों की संख्या का अनुपात अरुणाचल प्रदेश से अधिक है। ठीक है, निर्वाचित विधानसभा की सीटें जितनी अधिक होगी मध्य प्रदेश के विधायक के वोट का मूल्य। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इन पुदुचेरी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कितने स्टेटमेंट इसमें से हम लोगों को करेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है? करेक्ट है। तो आपका केवल एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बनेगा, यानी कि है ना फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक अलग व्यक्ति होना चाहिए जिसका कोई गहन राजनीतिक संबंध न हो या जिसने हाल के दिनों में राजनीति में भाग ना लिया हो? ठीक है, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग। ठीक है, सरकारी कमीशन 1983, इन्होंने 1987 में अपना रिकमेंडेशन दिया था और इस रिकमेंडेशन में इन्होंने बोला था कि भाई जो गवर्नर है उसको अगर हम अपॉइंट करते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि वो आउटसाइडर होना चाहिए। ठीक है, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? First Administrative Reform Commission, Rajmannar Committee, Sarkaria Commission, National Commission to review the working of the Constitution। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन 1983 में बना था, 1987 में अपने रिकमेंडेशन दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो एमएलएज होती हैं उनकी वोट वैल्यू एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट।
ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकसभा के सांसद के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है, काय की बात हो रही है, आपराधिक यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है। आर्टिकल 361 में हमको पता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा सी, 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी जाती हैं, ठीक है, हियर यहाँ पर कुछ जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो दी हुई है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पावर जो है वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, आर्टिकल 356 करेक्ट है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, हमको पता है डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास है ना, जिसके पास मेजोरिटी है उसका सीएम होगा और सीएम जो कहेगा उन्हीं लोगों को इनको जो है मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है ना नहीं है, इनकरेक्ट। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, ठीक है, करेक्ट है। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। कुछ बिल्स को जो है वो क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना, ठीक है, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना, ठीक है, नियम बनाता है, दैट इज ट्रू, बट वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मेकिंग द रूल्स टू द कंडक्ट टू द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है, बनाता है रूल्स पर ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है, हमको पता है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है वो क्या किया गया है, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल को क्या किया जा सकता है ना, दो स्टेट का भी जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है, हम लोगों को पता है, ठीक है। हाई कोर्ट के जो जस्टिसेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको पता है कि टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो है अपने ऑफिस में रहते हैं, इनको हटाने के लिए कोई प्रोसेस वहां पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट, ठीक है, तो सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मुख्यमंत्री को बहुमत के आधार पर उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नहीं, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट में रखवानी होती है, ठीक है। चलिए अपन लोग देख लेते हैं। संघीय वित्त आयोग, ठीक है, हम लोगों को पता है, ठीक है, करेक्ट है ना। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, फाइनेंस कमीशन अपने रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट जो है उसको है ना वहां पर रखवाते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, ठीक है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, संविधान की हो रही है, ठीक है, रखवाते इसकी भी हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को लेकर के मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है, इनकरेक्ट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, ठीक है, करेक्ट। आर्टिकल 151 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है।
द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ये करेक्ट है। द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है तो आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हु ऑफ द फॉलोइंग शेल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अभी हम डिस्कस किए कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है वो जो है वो है ना पार्लियामेंट में रखवाने का काम करते हैं। आर्टिकल 50 सॉरी क्वेश्चन 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन, पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नर ऑफ पंजाब इज कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। 2009 का क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछा गया होगा, ठीक है। द गवर्नर ऑफ केरला इज कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द लक्षद्वीप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पर्टिकुलरली इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है ना फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है ना। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, ठीक है। केरल के राज्यपाल लक्षद्वीप के प्रशासक भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट है पर्टिकुलर उस समय पे, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तो क्या है, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, दोनों ही आंसर आपके क्या आएंगे, इनकरेक्ट आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ नाम दिए हुए हैं, देखना है कि इनमें से कौन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है करेक्ट रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे, नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो आपके करेक्ट है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जा सकता है? ठीक है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द, पता ही हम लोगों को काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में रखा जा सकता है, केवल राज्यसभा में ही इसको ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना किसी बदलाव के 2002 में वापस भेज दिया था? ठीक है, तो ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलरली 2003 में आया है। ठीक है, तो उस समय पे थ्रू ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस का प्रोविजन हम लोगों को पता है कहां पर, आर्टिकल 123 में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में, ठीक है, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य बराबर है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल्स। ठीक है, नहीं हमको पता है कि अलग अलग जो असेंबली होती है उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट जो संसद के निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य बराबर है। ठीक है, ये करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल। ठीक है ना, ये जो है वो करेक्ट है। नवीनतम चुनाव में 5000 से अधिक सदस्य थे, इनमें से कौन सा कथन सही है? थर्ड स्टेटमेंट उस समय पर्टिकुलर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इनकरेक्ट था, यानी कि आपका केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स में किन इश्यूज के ऊपर आपको फोकस करना है, जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पुराने हैं और उन पुराने क्वेश्चंस को उस समय पर पर्टिकुलरली यूपीएससी ने जो है क्या किया था, करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछा था। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो है ना यहाँ पर इंक्लूड करने का रीजन केवल यही है कि जब इस तरीके के कोई भी इवेंट्स होते हैं तो उनको आप ध्यान रखें और ध्यान से जो है उन इवेंट्स को कवर करें, ताकि वहां से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपकी क्वेश्चंस सही जाए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है? 44th अमेंडमेंट हमको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? ठीक है, 44th अमेंडमेंट हमको पता है। 44th अमेंडमेंट के पहले ये प्रोविजन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
भारत में राष्ट्रपति चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणक होंगे। ठीक है, वर्तमान में यहाँ जनसंख्या शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखा कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि टर्म पॉपुलेशन का मतलब क्या है, यानी कि कौन से ईयर की पॉपुलेशन को जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो कौन से 1971 की। हमको पता है कि 2026 में जो है वो क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, 2026 यानी कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा तो 2031 में ये चेंज होगा, तब तक 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख किया गया है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ठीक है, आर्टिकल 79 में पता है अपने को प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से मिलकर के हमारा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, तो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा बी। दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? यानी कि कौन इलेक्टोरल कॉलेज में तो इंक्लूडेड होता है, पर जब इम्पीचमेंट की बात होती है तो इम्पीचमेंट का पार्ट नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, क्योंकि राज्य विधान परिषदों को तो जो है वो ना इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड करते नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में प्रावधान है कि राज्यपाल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस? ठीक है, इसमें से क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं? किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता। इनकरेक्ट है, क्योंकि हमको पता है टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जब तक उसका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, तब तक ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा, भले ही उसके 5 years कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि मनी बिल और फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कितने सही हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। ठीक है ना, कितने स्टेटमेंट जो है वो इसमें से करेक्ट है। ठीक है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो वह विधेयक में संशोधन या अस्वीकृति कर सकती है। ठीक है, ठीक है, when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। ठीक है, काय की बात हो रही है, काय की बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है ना, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो करेक्ट है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो वह विधेयक में संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिश कर सकती है। ठीक है, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जब मनी बिल जाता है तो वो केवल 14 डेज के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है अपन लोग देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो है ना, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है,
बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, सही है, ठीक है। लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, बैठक नहीं होगी, ठीक है, यानी कि आपका जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ना। जब लोकसभा विधेयक को राज्यसभा के पास भेजती तो विधेयक में संशोधन या अस्वीकृति कर सकती है, ठीक है, नहीं कर सकती, तो केवल आपका कौन सा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल एक स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, सही आएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट आएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, यानी कि केवल लोकसभा के पास है, ठीक है, राज्यसभा के पास नहीं है। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, ठीक है, तो इनकरेक्ट है, ठीक है, हम लोगों को पता है दोनों को जो है वो दोनों हाउसेस को जो है रेटिफिकेशन करना होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ठीक है ना, ये करेक्ट है ना। हम लोगों को पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में आता है और वहीं पर जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ठीक है, तो इम्पीचमेंट की जब बात आती है तो इम्पीचमेंट में भी दोनों का जो है वो है ना सेम अथॉरिटी होती है, दोनों जो है वो सेम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, 64 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विथ रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव उस तिथि को होगा जिसे अध्यक्ष तय करेंगे। किसकी बात हो रही है, डेप्यूटी स्पीकर की बात हो रही है। तो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, जब स्पीकर उसके लिए डेट डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी उम्मीदवार का चुनाव या तो मुख्य विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल से ही होगा, ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल रूलिंग पार्टी या केवल मेन अपोजिशन पार्टी से ही होगा। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास है ना स्पीकर के समान अथॉरिटी होती है। द डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister, ठीक है। चलिए, यहां पर जो है ये फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट का जो है वो नंबर यहां पर मिस हो गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फोर्थ स्टेटमेंट हो गया है ना, फोर्थ स्टेटमेंट उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, यहां से आपका जो है वो फोर्थ उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा पेश किया जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थन किया जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें, ठीक है, यहाँ से आपका जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट स्टार्ट है। द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक, मनोनीत, ठीक है ना, यानी कि नॉमिनेटेड विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, इनकरेक्ट। कानून कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले में फैसला करना होता है, ठीक है, बिल्कुल सही, इसके लिए कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकता है जिसे वह उचित समझे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। ठीक है, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। ठीक है, इनकरेक्ट है। हम लोगों को पता है कि इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन डिसाइड नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन केवल ये बोलता है कि 2 सेशन के बीच में जो है वो 6 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। ठीक है, संसद को एक वर्ष में बैठक करने के लिए न्यूनतम दिनों की कोई संख्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राज्यसभा को निम्नलिखित मामलों में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का मामला। ठीक है, नहीं, इसमें अपन लोग देखते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है ना। आर्टिकल 312, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, संविधान में संशोधन करना करेक्ट। दोनों की जो है वो अथॉरिटी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आएगी तो दोनों की अथॉरिटी इक्वल है। सरकार को हटाना द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट हाउस ऑफ द पीपल करता है। कटौती प्रस्ताव बनाना ये केवल है ना, मेकिंग द कट मोशंस, ये भी केवल कहाँ होता है, हाउस ऑफ द पीपल में होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 69, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS, which of the following statements are correct। ठीक है ना, या जिसको हम सांसद निधि बोलते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, उसके रिगार्डिंग, ठीक है, MPLADS निधि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भौतिक अवसंरचना जैसी टिकाऊ संपत्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc। करेक्ट है। ठीक है, प्रत्येक सांसद को कोष का एक निर्दिष्ट हिस्सा SC/ST आबादी को लाभान्वित करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP's फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशंस। ठीक है, करेक्ट है। थर्ड, MPLADS निधि वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इनकरेक्ट है, अगर यूज नहीं हो पाती तो अगले वर्ष उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। MPLADS फंड्स आर सैंक्शनड ऑन अ ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, जिला प्राधिकरण को हर साल कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी DRDA जो होता है वो इंस्पेक्शन करने का काम करता है, देखते हैं कि जो काम बताए गए हैं वो हुए हैं या नहीं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता से छूट देता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। कुछ पदों को जो है वो है ना बाहर रखा गया। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। ठीक है, करेक्ट है। उपयुक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया गया, ये भी करेक्ट है। द above mentioned act was amended 5 times, स्टेटमेंट करेक्ट है। लाभ का पद शब्द भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डेफिनेशन नहीं है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देता है, करेक्ट है। द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है तो वह उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ठीक है, अगर उसका खुद का रूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, लोकसभा का अगर कोई रूल रिगार्डिंग बना हुआ है तो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार
बीमा, बिजली आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा करता है। ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं, इन सेक्टर्स में जो रेगुलेटिंग एजेंसीज है उनको, है ना, उनकी जो रिव्यू करने का काम जो है वो कौन करता है। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देख लेते हैं, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं संसदीय विभाग से संबंधित स्थायी समितियां। ठीक है ना, संसदीय विभाग से संबंधित, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उसकी जो स्टैंडिंग कमिटीज है वो उनको देखने का काम करती है। वित्त आयोग, अब ऐसी बात है, वित्त आयोग इनको नहीं देखता है। ठीक है, रिव्यू नहीं करता है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, ठीक है, ये भी नहीं करता है। ठीक है ना, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, वो भी जो है नहीं करता है। ठीक है, फिफ्थ क्या हो गया, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग भी जो है इस तरीके का कोई रिव्यू करने का काम नहीं करता है, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। ठीक है, करेक्ट। A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions related to the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के प्रावधान होते हैं। ठीक है, ठीक है। A money bill has provisions for the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। ठीक है, मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड। ठीक है, ये जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने के विनियमन से संबंधित होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, लोकसभा में 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। ठीक है, लोकसभा में यदि किसी पार्टी के पास न्यूनतम 75 सदस्य नहीं है तो उसके नेता को विपक्ष के रूप में नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, 10% का प्रोविजन होता है इन द लोकसभा। इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। ठीक है, 10%। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट केवल आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इस बात की जांच करती है और सदन को रिपोर्ट देती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद के द्वारा प्रत्यायोजित यानी कि डेलीगेटेड प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम आदि बनाने की शक्ति का कार्यपालिका द्वारा ऐसे प्रत्यायोजन के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। विथ रेफरेंस टू अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटिनाइज and reports to the house whether the power to make regulations, rules, sub rules, bylaws etc conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। तो अपन लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी होती है। ठीक है, अधीनस्थ विधान समिति। ठीक है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी होती है जो कि ये रिव्यू करने का काम करती है। आर्टिकल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विधानसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कर देगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। ठीक है, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ ही शी सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। करेक्ट है, जब भी विधानसभा भंग होती है अध्यक्ष तुरंत अपना पद खाली कर देगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है ना,
whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his her office immediately. ठीक है, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की संसद के सदस्य निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक निजी सदस्य का विधेयक एक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक होता है जो निर्वाचित नहीं होता है बल्कि केवल भारत के, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो केवल नॉमिनेटेड मेंबर को प्राइवेट मेंबर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, भले वो रूलिंग पार्टी के क्यों ना, रूलिंग पार्टी के अपोजिशन के सभी मेंबर जो है वो क्या होते हैं, प्राइवेट मेंबर कंसिडर होते हैं। हाल ही में भारत की संसद में अपने इतिहास में पहली बार एक निजी सदस्य का द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक पारित किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, करेक्ट है। प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, करेक्ट है। अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही आपके आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए कम से कम 50% वोट प्राप्त करने चाहिए, इनकरेक्ट है। 50% वोट जो है वो है ना, विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर होने के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसको ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाली पार्टी को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू द अपोजिशन पार्टी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी मद पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है यदि उस आशय का प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड, ठीक है। आर्टिकल 249 हमको पता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट को जो है वो है ना 2/3 मेजोरिटी से क्या करना पड़ेगा, है ना, रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लोकसभा अपनी कुल सदस्य है साधारण बहुमत से, इनकरेक्ट है, ठीक है। लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर, ठीक है, इनकरेक्ट। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा को तो पास करना ही नहीं होता, राज्यसभा को करना होता है। दोनों ही स्टेटमेंट, राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से, ठीक है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी की बात नहीं होती है, ठीक है। बात क्या होती है ना, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, ठीक है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आर्टिकल 249 में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिए हुए, ठीक है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 81 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लोकसभा में लंबित विधेयक 17वां पर समाप्त हो जाता है। वर्ड क्या है, 17वां, ठीक है। A bill pending in the लोकसभा lapses on its prorogation। प्रोरोगेशन पे अपन लोग देखते हैं कि लेप्स नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोरोगेशन पर जो है वो लेप्स नहीं होगा, डिसोल्यूशन पर लेप्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट है। A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha। Select the correct answer using the code given below, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। राज्यसभा के पास है, लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है तो वो, ठीक है, लेप्स नहीं होगा, ठीक है। डिसोल्यूशन हो जाएगा तो भी लेप्स नहीं होगा, बी, ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी हो सकती है, आधे से बड़ी हो सकती है, इनकरेक्ट है, नहीं हो सकती है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है।
द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो ये भी इनकरेक्ट है, पता ही अपन लोगों को है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, पता है आपने को केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, वो भी 14 डेज में। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ठीक है ना, हम लोगों को पता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि साधारण भाषा में बोले तो बजट के ऊपर चर्चा तो कर सकती है, ठीक है, चर्चा करने के ऊपर किसी तरीके की रोक नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 84, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे पारित करना होता है। When a bill is referred to a joint sitting, both of the houses of the parliament has to be passed by, यानी कैसी मेजोरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ज्वाइंट सेशन में जो है ना बिल भेजा जाता है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, ठीक है, अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना, आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, उनको हमको देखना है, इनमें से कौन से सही है ये आइडेंटिफाई करें। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, करेक्ट है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके लिए किसी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं देता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है, यानी कि यहाँ पर कुछ समितियां दी गई हैं, उनमें से देखना है कि किसकी जो है स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिका समिति, ठीक है, यानी कि प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी होती है, 30 मेंबर्स इसमें होते हैं। कमेटी, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, द एस्टिमेट कमेटी, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, द कमेटी ऑन पिटिशंस, ठीक है, तो एस्टिमेट कमेटी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, इनमें 30 मेंबर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है, ठीक है, तो हम लोगों को पता है 10th शेड्यूल में है। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding the anti-defection, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर डी, 10th शेड्यूल में जो है इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, सभापति और उपसभापति, ठीक है, तो सभापति तो नहीं होते लेकिन उपसभापति तो होते हैं। द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है, चेयरमैन भले से मेंबर नहीं होते लेकिन वाइस चेयरमैन तो होते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देने का अधिकार होता है, करेक्ट है, ठीक है। व्हाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, पता है अपने को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स वोट करते हैं, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, यदि किसी धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए भी विधेयक पर आगे बढ़ सकती है, करेक्ट है, ठीक है ना। द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड with the bill accepting or not accepting the recommendations of the राज्यसभा, बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है वो किसके पास होती है, हाउस ऑफ द पीपल के पास होती है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे,
ठीक है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कोई कानून बना सकती है। बिल्कुल सही बात है, पता है। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। सभी राज्यों की सहमति से, ठीक है, नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, इसके लिए हमको पता है किसी भी स्टेट के किसी भी तरीके से स्टेट से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक्सक्लूसिव पावर जो होती है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, अधिकांश राज्यों की सहमति, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। आपका आंसर हो जाएगा डी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न्ड, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा पर संसदीय समिति। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, इसमें लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। कौन से स्टेटमेंट सही है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लोक लेखा पर संसदीय समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है। इसमें लोकसभा से के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। 25 से अधिक जो है मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, 25 से कम ही होते हैं। ठीक है ना। सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है। ठीक है, करेक्ट है। स्क्रूटिनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो आपका क्या है? करेक्ट है ना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपका? करेक्ट है। एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है? करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए जबकि निम्नलिखित पारित हो। अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्ड फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बिल दिए हुए हैं, इनमें से किन बिल को पास करने के लिए एंड जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। साधारण विधान करेक्ट है। धन विधेयक के लिए नहीं हो सकता, संविधान संशोधन के लिए भी नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए हो सकता, मनी बिल के लिए नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए भी नहीं हो सकता, यानी कि केवल फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। आपका आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना। ठीक है, ये पावर नहीं है एक्सक्लूसिव टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। ठीक है, ये पावर नहीं है। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, 249 और आर्टिकल 312 इसके लिए जो है वो विशेष पावर लोग राज्यसभा के पास होती है। ठीक है, टू पास अ रिजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, आर्टिकल 249 आर्टिकल 312 ये पावर उनके पास होती है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन इज सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना, विपक्ष को मंत्रियों के सदस्यों से जानकारी एकत्र करने देना, अनुदान की मांग में एक निश्चित राशि की कमी की अनुमति देना, कुछ सदस्यों की ओर से अनुचित या हिंसक व्यवहार की जांच करने के लिए कार्यवाही स्थगित करना। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, टू लेट अपोजिशन कलेक्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेंबर्स फ्रॉम द, to allow a reduction of a specific amount in demand for grant, to postpone the proceedings, to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं होता है। स्टेटमेंट पहले देख ले, हम क्या करना है? सही को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया।
हमको पता है दिल्ली और पुदुचेरी दोनों का जो है रिप्रेजेंटेशन वहां पर होता है। चुनाव विवादों का निपटारा करना मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। इट इज विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो कंपिटेंट कोर्ट डिसाइड करता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होती है, इनकरेक्ट है, तीनों होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके जो है वो इनकरेक्ट है, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। लोकसभा अध्यक्ष पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि है ना हाउस ऑफ द पीपल के स्पीकर के पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको हमको देखना है, इनमें से कौन सा सही, ठीक है, यानी कि करेक्ट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वह राष्ट्रपति की इच्छा के पर्यंत पद धारण करता है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इनकरेक्ट। उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तिथि से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। स्पीकर वही बन सकता है जो हाउस का मेंबर है। He she need not to be a member of the house at the time of his her election, but has to become a member of the house within 6 months from the date of his her election, इनकरेक्ट है। यदि वह इस्तीफा देने का इरादा रखता है तो उसे अपना इस्तीफा उपसभापति को संबोधित करना होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट। If he she intend to resign, the letter of his her resignation has to be addressed to द डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। हमको पता है स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो डेप्यूटी स्पीकर को उसको जो है वो एड्रेस करते हुए रेजिग्नेशन देना होता है। थर्ड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 फिर से है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 450 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो वह राज्य की विधानसभा में सीट भरने के लिए योग्य नहीं होगा, ठीक है। 25 साल से कम का है तो नहीं होगा, 25 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he she is less than 25 years of age, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? Which one of the following is the largest area wise लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ और भीलवाड़ा, तो आंसर है आपका लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, करेक्ट है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, करेक्ट है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और उद्योग एवं व्यापार के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड द ट्रेड, ठीक है। तो ये लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग होते हैं, लेकिन ये लोग नहीं होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, आपका केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जीवी मावलंकर। हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? जीवी मावलंकर, ठीक है। ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो है क्या बोला था, फादर ऑफ लोकसभा बोला था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 28 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की प्रोसेस के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द कल्पाक्ष।